वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एनएफएल अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर पोस्ट का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। टेक्निकल पार्ट का मैं डिस्कशन कर रहा था। 51 नंबर क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया। आज 101 नंबर क्वेश्चन तक 150 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करूंगा। 101 नंबर क्वेश्चन से 150 तक क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। क्लास में टोटल 50 एमसीक्यू में डिस्कस करूंगा। एज यूजुअल मैं जैसा डिस्कशन करता हूं वैसे डिस्कशन करूंगा और किस किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा मैं आपको बता दूंगा, उसका सही आंसर क्या होगा और इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कहां पे मिलेगा वो मैं आप लोगों के लिए बता दूंगा। देखिए आज ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है। अगर बाकी जैसे ट्रेडर, टर्नर, मैशिनिस्ट इसका पेपर मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि उतना टाइम हमें नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, आप लोग का पेपर का कौन सा क्वेश्चन गलत दिया है उसी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन करना है। तो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन का फोटो मैं आप लोगों के लिए सेंड कर दूंगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। टर्नर पोस्ट के लिए किस किस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, मैशिनिस्ट पोस्ट के लिए किस किस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग का जो मेन अभी काम है वो आपका हो जाएगा। बाकी पेपर हमें मिल गया है, मैं सब पेपर का डिटेल डिस्कशन करूंगा आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो शुरू करता है आज का वीडियो का डिस्कशन। जो टेक्निकल सेक्शन का पार्ट 1 का वीडियो में बनाया था, बहुत सभी स्टूडेंट का तरफ से हमें सपोर्ट मिला है और सभी स्टूडेंट का तरफ से रिक्वेस्ट है कि कट ऑफ वीडियो बनाने के लिए। तो कट ऑफ वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। देखिए अभी ऑब्जेक्शन वाला टैब आपका जब भी क्लोज हो जाएगा कल या परसों मैं आप लोग के लिए कट ऑफ का वीडियो बताऊंगा। कट ऑफ वीडियो बताना इतना भी इजी नहीं होता क्योंकि मैं हर एक जोन का एनालिसिस करूंगा, कितना वैकेंसी है, कितना कैंडिडेट बुला सकते हैं, सब डिटेल में डिस्कशन करूंगा। इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। ओके, देखिए 101 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था Which type of scraper is best suited for working on internal curved surface such as bearing? आंतरिक वक्र सतह जैसे कि बियरिंग पर कार्य करने के लिए किस प्रकार का स्क्रैपर सबसे उपयुक्त होता है? कोई भी इंटरनल कार्व सरफेस है, कोई भी वर्कपीस का इंटरनल कार्व सरफेस है और इसमें अगर आपको स्क्रैपिंग करना है, जैसे बियरिंग में अगर आपको स्क्रैपिंग करना है तो कौन सा स्क्रैपर यूज होता है? 4 ऑप्शन है, फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, हाफ राउंड स्क्रैपर और ट्रायंगुलर स्क्रैपर। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाफ राउंड स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा, हाफ राउंड स्क्रैपर। अगर आपको ऐसा बोलता है कि लार्ज बियरिंग सरफेस तब आपका क्या हो जाता? बुल नोज स्क्रैपर। ओके, जब आपको बोलता है किसी भी फ्लैट सरफेस का सेंटर पोजीशन में सिर्फ आपको स्क्रैपिंग करना है तो कौन सा स्क्रैपर यूज होता है? तब आपका हुक स्क्रैपर यूज होता है। जब आपको बोलता है किसी लार्ज फ्लैट सरफेस में स्क्रैपिंग करना है तो कौन सा स्क्रैपर यूज होगा? फ्लैट स्क्रैपर यूज होगा। ओके, जब आपको बोलता है किसी स्मॉल डायमीटर होल है उसका फिनिशिंग करना है और डिवाइडिंग करना है, मतलब वर्ड्स उससे हटाना है, तो इसके लिए कौन सा स्क्रैपर यूज होता है? ट्रायंगुलर स्क्रैपर। इसी को हम लोग 3 स्क्वायर स्क्रैपर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मैं पार्ट 1 डिस्कशन कर रहा था, मैं आपको बोला उसमें आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका टफ बना था। इस पेपर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम मान लेता हूं डिफिकल्ट है जो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हम लोग मिला लेते हैं तो 12 से 14 क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम आपका 15 क्वेश्चन प्रॉब्लम हो सकता है। किसी का अगर थ्योरी बहुत अच्छा से क्लियर है, मैक्सिमम उसको 15 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें से अगर देखते हैं तो 5 क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा है जो पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आपका सिलेबस में नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर, जो इस तरह से क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं बना है। तो 5 क्वेश्चन छोड़ ही दीजिए। अगर आपका थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर है तो 100 टेक्निकल क्वेश्चन में से
15 क्वेश्चन को मैं छोड़ ही देता हूँ। 85 आपको आना चाहिए अगर आप थ्योरी बहुत अच्छा क्लियर है तो, और थ्योरी आपको अब क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि हर एग्जाम का पेपर ऐसे डिफिकल्ट होगा। इजी पेपर देता है तो कट ऑफ आपका 100 क्वेश्चन में सब लोग 90 अटेम्प्ट कर देता है, 95 अटेम्प्ट कर देता है। बात का पेपर इतना इजी हुआ था, किसी किसी स्टूडेंट ने 150 में 150 ला रहा है, 150 में 146 ला रहा है। ऐसा पेपर आपका नहीं बनेगा, ऐसे आपका कॉन्सेप्चुअल पेपर बनेगा। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसीलिए थ्योरी आपको क्लियर करना पड़ेगा। और थ्योरी का स्पेशल क्लासेस, मास्टर क्लासेस आएगा मार्च 2025 में, मार्च 2025 में टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ऐप पर आएगा। आप जरूर रजिस्टर करके लॉगिन करके रखिएगा। मैं जब भी इसका कोर्स को लॉन्च करूंगा आप लोग के लिए नोटिफिकेशन में भेजूंगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में आपको पूछा गया था which type of washer is commonly used to distribute the load over a larger area and prevent damage to the surface of the material being fastened। मतलब क्या है, किस प्रकार के वॉशर का उपयोग सामान्यतः भार को बड़े क्षेत्र में वितरित करने और बांधी जाने वाली सामग्री की सतहों को क्षति से बचाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऐसा वॉशर है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं ताकि लोड को लार्जर एरिया में हम लोग फैला सकें, डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और एक्चुअली जब हम लोग फास्टनिंग कर रहे हैं तो जिस सरफेस के ऊपर आपका वॉशर है उस पर डैमेज ना हो जाए, इसीलिए वो भी उसका डैमेज होने से बचाता है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ वॉशर है, लॉक वॉशर, स्प्रिंग वॉशर, फ्लैट वॉशर या स्प्लिट वॉशर। राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्लैट वॉशर। फ्लैट वॉशर करता क्या है, जो आपका लोड आता है वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वितरित कर देता है। और जो आपका जिस मटेरियल में एक्चुअली बांधा जा रहा है वॉशर को, तो उस सरफेस को डैमेज होने से बचाता है। ओके, देखिए स्प्रिंग वॉशर कब यूज होता है, जब किसी जगह में आपका वाइब्रेशन ज्यादा होता है, उस जगह में वॉशर लूज होने का चांसेस ज्यादा होता है, नट बोल्ट लूज हो जाने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए उसी जगह में हम लोग स्प्रिंग वॉशर का यूज करते हैं। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आपका कॉमन है और इजी क्वेश्चन है। Which erection tool is best suited for checking the vertical alignment of structural component during foundation work? देखिए कोई भी फाउंडेशन वर्क आपका हो रहा है, नॉर्मल में आपको बोल रहा हूं किसी बिल्डिंग आप बना रहे हैं। ओके, तो बिल्डिंग जब आप बना रहे हैं तो उसका जब आप वर्टिकल आप सरफेस चेक करते हैं, क्या उसका जब आप परपेंडिकुलरिटी चेक करते हैं, क्या वो पूरा वर्टिकली हो रहा है या नहीं, चेक करने के लिए आप कौन सा इरेक्शन टूल यूज करते हैं, क्रोबर, प्लम बॉब, स्प्लिट लेवल या पुली ब्लॉक। ठीक है, स्प्लिट लेवल जो है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं स्प्लिट लेवल। ओके, इसमें बोला है कि वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए फाउंडेशन वर्क में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का वर्टिकल अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लम बॉब। देखना जो भी मेसन होता है, जो राजमिस्त्री होता है, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसके पास एक ऐसा रहता है, देखना एक लट्टू का जैसा ऐसा होता है, उसका साथ एक स्ट्रिंग लगे होते हैं, धागा लगे होते हैं, उससे वो चेक करता है कि आप प्रॉपरली वो सरफेस आपका परपेंडिकुलर है या नहीं। कभी कभी क्या होता है, जब आप बिल्डिंग बना लेते हैं, बिल्डिंग आपका एकदम सीधा नहीं होता, बिल्डिंग आपका क्या होता है, जब बन जाता है तो आपका टेढ़ा हो जाता है। वो टेढ़ा होने से आपको दिखाएगा, जब भी आप प्लम बॉब को ऐसे लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये आपका एक्चुअली वॉल ऐसा बनना था, लेकिन वॉल आपका ऐसे बन गया, मतलब वो आपका वॉल परफेक्ट नहीं बना है। इसीलिए वर्टिकल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं। जब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट चेक करना होता है तो स्प्लिट लेवल यूज करते हैं, और जब वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों का लेवल आपको चेक करना है या अलाइनमेंट चेक करना है, तब हम लोग ब्लॉक स्प्लिट लेवल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ब्लॉक स्प्लिट लेवल यूज करते हैं। समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड
ऑन टू ए प्लेन परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब किसी वस्तु को उसके मुख्य अक्ष के लंबवत तल पर प्रक्षेपित किया जाता है तो किस प्रकार का प्रक्षेपण प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये बिल्कुल सही आंसर दिया है पेपर में। ओके, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपको क्वेश्चन इस पेपर में पूछा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से आपको क्वेश्चन पूछा है और टेट थ्योरी से पूछा है, जो नॉर्मली आप लोगों का सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है ए गियर सिस्टम हैज ए वेलोसिटी रेशियो ऑफ 4:1 इफ द इनपुट स्पीड इज 120 rpm, व्हाट इज द आउटपुट स्पीड इन आरपीएम। मतलब देखिए बोला है गियर सिस्टम में वेलोसिटी रेशियो वीआर आपको बोल दिया 4:1, इनपुट स्पीड अगर 120 आरपीएम होता है तो आउटपुट स्पीड आपका आरपीएम में कितना होगा। देखिए वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। ठीक है, n मतलब क्या है, n मतलब बता रहा हूं, n मतलब आपका आरपीएम है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए बोला। तो देखिए n1 t1 अगर आप करते हैं तो इधर आपको नीचे n2 t2 लिख लेना है फॉर्मूला। इसके बाद ये आपको बोला क्या है 4:1 आपको 1 बोला है। ठीक है, और इसमें आपको बोला है जो आपका इनपुट स्पीड है, इनपुट स्पीड मतलब n1 आपका इनपुट है तो वो आपका अगर 120 होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे देखते 4 बराबर 120 हो रहा है, मतलब ये आपका 4 × 30 मतलब 120, तो इधर 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा इंटू 30 सब कर दीजिए तो ये आपका 30 हो जाएगा। तो 30 आरपीएम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। ठीक है, तो देखिए इधर आप n1 t1 जब करते हैं अपन n2 t2 हो जाता है, तो इधर आपको बोल दिया है 4:1। ओके, उस हिसाब से देखिए इनपुट जो आपको बोला है 120 वो आपको ऊपर लिखना है, नीचे आपका क्या होगा वो निकालना है। तो 4 इज इक्वल टू अगर 120 होता है मतलब 1 इज इक्वल टू आपका 30 होता है, वही 30 आपका हो जाएगा आउटपुट स्पीड इन आरपीएम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर दिया है क्वेश्चन पेपर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, ड्रिल बिट्स आर अवेलेबल इन वेरियस साइजेस एंड सिलेक्टिंग द राइट साइज इज crucial. How do you determine the correct drill size for a specific application and what focus should be considered for optimal result? ड्रिल बिट्स विभिन्न आकार में उपलब्ध है और सही आकार का चयन करना महत्वपूर्ण है। आप किसी विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सही ड्रिल आकार का निर्धारण कैसे करते हैं और ऑप्टिमल रिजल्ट मतलब इष्टतम परिणाम के लिए किन कारक पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का एक्चुअली राइट आंसर आपका हो जाएगा, वेट, होल साइज आपका क्या है, मटेरियल क्या है और अवेलेबल साइज फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सब देखिए आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछा है कि आपको बोल रहा है ड्रिल बिट अलग अलग साइज में अवेलेबल होता है। ड्रिल करने के लिए सही ड्रिल का साइज चूज करना एक महत्वपूर्ण विषय है और बोला है कि आपको किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए करेक्ट ड्रिल साइज चूज करने के लिए आपको क्या स्थिर करना पड़ेगा, आपको होल साइज देखना पड़ेगा, उसका मटेरियल देखना पड़ेगा और व्हाट फैक्टर शुड बी कंसीडर्ड फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट। तो आपको अच्छे रिजल्ट अगर देखना है तो आपको क्या देखना है कि अवेलेबल साइजेस फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट, कि आपके पास ड्रिल साइज कौन सा अवेलेबल है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, which one of the following raw material is not required in the blast furnace process for producing pig iron? पिग आयरन के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में निम्नों में से कौन सा कच्चा माल आवश्यक नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस से हम लोगों को मिलता है पिग आयरन, तो इस टाइम
रॉ मटेरियल का हिसाब से कौन सा चीज हम लोग यूज नहीं करते या उसका जरूरत नहीं होता है। जैसे देखिए कोक मेन आपका फ्यूल होता है, आयरन ओर जरूरत होता है जिससे आयरन हमको मिलता है, पिग आयरन मिलता है। लाइमस्टोन हमको चाहिए, चूना पत्थर, इसे हमको इम्प्योरिटीज का साथ मिक्स हो जाता है और स्लैग बना देता है। ओके, 3 चीज चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम का कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस में एल्यूमिनियम का कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट स्निप एंड कंपाउंड लीवरेज स्निप? स्ट्रेट स्निप और कंपाउंड लीवरेज स्निप के बीच मुख्य अंतर क्या है? क्या अंतर होता है? वेट, देखिए जब भी आपको बोला है कंपाउंड लीवरेज स्निप, लीवरेज इफेक्ट जब भी रहता है, लीवर जब भी रहता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम एफर्ट देके हम लोग ज्यादा कम कर सकते हैं। और स्निप में आपको हाथ से पूरा दबाकर आपको काटना पड़ता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाउंड लीवरेज स्निप रिक्वायर लेस एफर्ट, क्योंकि ये लीवर इफेक्ट इसमें काम कर रहा है। हैंड स्निप में आपका ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। ओके, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, if a base drive of m kg per meter is given an initial tension of P to transmit power, then the optimal velocity V of the belt for maximum power transmission is provided by which of the following relationship? देखिए इसमें बोला है बेल्ट ड्राइव ऑफ m kg per meter, ठीक है, is given an initial tension of a P, टेंशन कितना दिया जा रहा है, P दिया जा रहा है, टू ट्रांसमिट पावर, पावर ट्रांसमिट करने के लिए आपको ऑप्टिमल वेलोसिटी V निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर P अपन 3m। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑप्टिमल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर P अपन 3m। ओके, और देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम नया है, एकदम नहीं है। आईटीआई का किसी भी बुक आप देख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और एक क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, आपका आंसर आप सोच सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, दिमाग में यही आ सकता है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर की में दिया है, क्या बोला है, ऑप्टिमल वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर P अपन 3m। ओके, ये क्वेश्चन एकदम नया क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। 110 नंबर का क्वेश्चन, द मैन्युफैक्चरर एंड द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैव द स्टैंडर्डाइज द डायमेंशन ऑफ द वी बेल्ट। देखिए मैन्युफैक्चर और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड उसका वी बेल्ट का डायमेंशन को स्टैंडर्डाइज किया है। ओके, देयर आर 6 बेसिक सिंबल। 6 बेसिक सिंबल क्या होता है, जेड होता है, पहले ए बी सी डी और ई होता है। निम्मी का बुक में सिर्फ ए बी सी डी ई दिया है, जेड आपका नहीं दिया है। ओके, और जब मैं आप लोगों के लिए ट्रेड थ्योरी कोर्स लॉन्च करूंगा तब आप देख लेना, मैं उसमें भी डिस्कस किया हूं कि जेड का नॉमिनल विड्थ कितना होता है, थिकनेस कितना होता है, इसका पिच कितना होता है, एकदम पूरा चार्ट है। ठीक है, इसमें आपको बोलना है व्हाट इज द पिच विड्थ ऑफ ई सेक्शन बेल्ट। तो ई सेक्शन बेल्ट का पिच विड्थ कितना होता है, पिच विड्थ कितना होता है। ठीक है, तो ये आपका 32 आंसर में दिया है, बिल्कुल सही दिया, 32 हो जाएगा। अगर जेड का पूछता तो जेड का हो जाता 8.5, जेड का हो जाता 8.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस किया हूं ट्रांसमिशन ऑफ पावर चैप्टर में, आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल जॉइंट्स लाइक बट जॉइंट, लैप जॉइंट एंड कॉर्नर जॉइंट आर यूज्ड इन फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन वर्क में देखिए बाट जॉइंट होता है, एंड टू एंड हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, प्लेट के ऊपर और एक प्लेट ओवरलैप अवस्था में रख के हम लोग जोड़ देते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं फैब्रिकेशन वर्क में। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ए लैप जॉइंट एंड व्हाई इट इज कॉमनली यूज्ड। तो लैप जॉइंट का मेन फीचर क्या होता है, इसके लिए इसको हम ज्यादातर क्यों यूज करते हैं, साधारण पर्पस के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि
ओवरलैप्स फॉर लार्जर सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, मतलब बड़े सतह क्षेत्र के लिए ओवरलैप करता है और मजबूत और स्थिर होता है। देखिए हम लोग एंड टू एंड जब जोड़ देते हैं उससे अच्छा क्या होगा, नॉर्मली देखिए, नॉर्मली बोल रहा हूं कि कोई आपका हाथ, दो आदमी अगर हाथ ऐसे पकड़ के रखा है और कोई दो आदमी अगर हाथ को ऐसे पकड़ के रखा, वो इधर से पकड़ के रखा, कौन ज्यादा मजबूत होगा? जो ज्यादा पकड़ के रखा वो ज्यादा मजबूत होगा। तो लैप जॉइंट में यही होता है कि लार्जर सरफेस एरिया ओवरलैप होता है, लार्जर सरफेस एरिया इसमें ओवरलैप होता है, जिसके लिए वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए हम लोग ज्यादातर जगह में लैप जॉइंट का यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 112, व्हिच मेटल इज नोन फॉर इट्स एक्सेलेंस मैशनेबिलिटी एंड इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गेजेस। देखिए इसमें बोल रहा है, आपको सीधा यही पूछ रहा है गेज किस मेटेरियल से बने होते हैं, बट आपको ऐसा पूछा है व्हिच मेटल इज नोन फॉर इट्स एक्सेलेंट मैशनेबिलिटी एंड इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गेजेस, मतलब कौन सी धातु अपनी उत्कृष्ट मैशनीयता के लिए जानी जाती है और इसका उपयोग सामान्यतः गेज के उत्पादन के लिए किया जाता है। उसका मैशनेबिलिटी बहुत अच्छा होता है और गेज का प्रोडक्शन के लिए, गेज बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कौन सा मेटेरियल होता है या गेज किस धातु से बने होते हैं? एलॉय स्टील से बने होते हैं। तो स्टील किस ऑप्शन में है? देखो पिग आयरन है, रॉट आयरन है, कास्ट आयरन, स्टील इधर, तो स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा आपको यही पूछा जाता था पहले कि गेज इज मेड ऑफ, गेज किस धातु से बने होते हैं? एलॉय स्टील आप बोलते हैं या स्टील। बट क्वेश्चन देखिए कितना घुमा फिरा के पूछा है कि उसका मैशनेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा होता है और उसका यूज किया जाता ज्यादातर गेज बनाने के लिए। तो गेज किस धातु से बन रहा है, ऐसा आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द टाइपिकल टेम्परेचर रेंज मेंटेन्ड इन द क्यूपोला फर्नेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस? देखिए क्यूपोला फर्नेस से हम लोगों को कास्ट आयरन मिलता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर इसमें होता है। ओके, और इसका मेन फ्यूल क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपको इस पेपर में पूछा है, कोक इसका मेन फ्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 114, व्हिच डस्टबिन कलर इज यूटिलाइज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक रैपर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? देखिए इसमें बोला है प्लास्टिक रैपर और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के निपटान के लिए किस रंग के कूड़ेदान के कोड का उपयोग किया जाता है? सीधा मैं आपको बोल रहा हूं प्लास्टिक वेस्ट के लिए कौन सा डस्टबिन, कौन से कलर का डस्टबिन यूज किया जाता है? आंसर की मैं ब्लू दिया है तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका राइट आंसर होता है येलो। जब आपका प्लास्टिक वेस्ट होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसके लिए येलो डस्टबिन यूज होता है, येलो कलर के डस्टबिन यूज होता है। निम्मी का बुक में है, इसका फोटो खींच के आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन करना है, ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन में आपको क्लास 1 में डिस्कस किया, अब क्लास 2 में सेकेंड क्वेश्चन बता रहा हूं, और भी है, आगे चलिए और वीडियो देखिए आपको मिल जाएगा। व्हाट इज द टाइपिकल स्पेसिफिकेशन फॉर हैंड ग्रूव्स इन द शीट मेटल वर्क? शीट धातु कार्य में हस्त खांचे के लिए विशिष्ट विनिर्देश क्या है? तो इसमें बोला है कि शीट मेटल के लिए जो हैंड ग्रूव है उसका टाइपिकल स्पेसिफिकेशन कितना होता है? 2 to 5 मिलीमीटर डीप होता है, 2 to 5 मिलीमीटर डीप है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप लोग अपनी नॉलेज लगा देना, ऑप्शन को देख के भी आपको पता चल जाता है। देखो इधर 0.5 दिया है, 1 दिया है, 10 दिया है और इधर 2 to 5 एक रेंज बोल दिया। मतलब ये देखो ऑप्शन में आपका थोड़ा अलग टाइप ऑफ है, अलग टाइप है। इसे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है कि जैसे जब ऐसा दिया है इसमें तो नेगेटिव नहीं है तो इसी को लगाते, बाकी तो सब सेम ही लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा झोल लग रहा है, मतलब कुछ है। इस हिसाब से आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं भी इस पेपर को जब पहले देखा मैं भी ऐसे ही, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता था,
मैं भी आंसर देने का कोशिश किया कि इसका क्या हो सकता है, तो हमें भी लगा कि जब ऐसा टाइप ऑफ ऑप्शन है मतलब यही होगा। हाँ, आंसर की जब मैंने देखा तो यही है। तो थोड़ा सा आपका जो इंटेलिजेंस है वो भी आपको लगाना पड़ेगा, बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, इन व्हिच मैनर डू रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग हेल्प एम्प्लॉयज रेस्पॉन्ड इफेक्टिवली इन रियल इमरजेंसीज। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब हमें भी इससे पहले पता नहीं था। जस्ट 15 दिन पहले मैं जिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं उसी जगह में हमें ट्रेनिंग दिया गया और तब हमें ये चीज पता चला और एक एकदम नया चीज है। सोचिए आप किसी भी डिपार्टमेंट पर काम करता, अच्छे डिपार्टमेंट, मैं जहां पर अभी जॉब कर रहा हूं, इधर हमें ट्रेनिंग दिया गया या जैसे हम लोग कहते हैं कि मॉक ड्रिल दिया गया। इसमें होता क्या, मॉक ड्रिल मतलब आपका ड्रिलिंग करने वाला ड्रिल नहीं है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं उसी जगह में अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है तो आप किस तरह एक्ट करेंगे, इसका ऊपर पूरा एक नौटंकी होता है। मतलब आपको जस्ट एक्ट करना पड़ता है, ठीक है, पूरा एक पहले से प्री प्लान्ड एक्ट होता है, वो आपको करना होता है कि आपका, सोचिए कोई भी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप जहां जिस कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपका पोस्टिंग है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उसी सिचुएशन में आप किस तरह एक्ट करेंगे या बाकी जो भी एम्प्लॉयज है किस तरह एक्ट करेंगे उस सिचुएशन में, इसका लेके इसी चीज के ऊपर एक नौटंकी होता है, मतलब प्ले होता है, यह सब एक्टिंग करता है। तो ये जो चीज होता है इसे हम लोग मॉक ड्रिल कहते हैं, इसे हम लोग मॉक ड्रिल कहते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता है कि हमको पता चलता है या हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम लोग को पहले से बताया जाता है ये सब एक्सीडेंट हो सकता है, इसके कारण हम लोग उसी टाइम ये सब मूवमेंट करना है, ऐसा एक्शन हम लोग को लेना है, इससे हम लोग का स्किल्स बढ़ जाता है। ओके, यही आपको पूछ रहे हैं, बोल है नियमित आपातकालीन अभ्यास और प्रशिक्षण किस प्रकार कर्मचारियों को वास्तविक आपात स्थितियों में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में मदद को कहते हैं। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, उसी टाइम आप उसी सिचुएशन को प्रभावी ढंग से, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसी सिचुएशन को जब हैंडल करते हैं, इसके लिए आपको जो पहले से एक अलग से आपका प्ले किया जाता है, जो नौटंकी हम लोग कहते हैं कि हाँ पूरा एक एक्टिंग किया जाता है, सब आपके साथ जो भी एम्प्लॉइज होते हैं जो एक्टिंग करते हैं उसे हम लोग मॉक ड्रिल कहते हैं। ओके, उसी को ही कह रहा है कि रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल, ठीक है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे क्या होता है, इनहेंस रिस्पॉन्स स्किल्स, मतलब प्रतिक्रिया कौशल बढ़ जाता है। मतलब एक्सीडेंट जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में हो जाता है तो हम लोग को क्या प्रतिक्रिया करना चाहिए, वो स्किल हम लोग का बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग को ऐसा ऐसा मूवमेंट करना है। ओके, इसे हम लोग कहते हैं रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल या मॉक ड्रिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आपको ये चीज बताएगा नहीं, ये हमें भी पता नहीं था। जस्ट 15 दिन पहले हम लोग का एक ट्रेनिंग हुआ, ये चीज हमें पता चला, आज देखो ये काम में आ गया है। ओके, इसीलिए जो भी चीज आपको सीखने को मिलता है वो आप सीख लीजिए, क्योंकि हर जगह से आपको सीखने को नहीं मिलता है। व्हाट इज ए की एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए 3 जॉ चक कंपेयर टू ए 4 जॉ चक। मतलब 4 जबड़े वाले चक की तुलना में 3 जबड़े वाले चक का उपयोग करने का क्या मुख्य लाभ है, मतलब 3 जॉ चक यूज करने का क्या एडवांटेज है, सुविधा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्विकर एंड इजियर टू सेटअप, क्योंकि ये आपका सेल्फ अलाइनमेंट होता है। यूनिवर्सल चक हम लोग इसे कहते हैं, या सेल्फ अलाइनमेंट चक कहते हैं, सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं। ऑटोमेटिकली ये सेल्फ सेंटरिंग हो जाता है। सेल्फ सेंटरिंग जब ऑटोमेटिकली हो जाता है मतलब वर्कपीस का सेटअप हो गया। बाकी 4 जॉ चक में वर्कपीस को होल्ड करने के बाद आपको अलग अलग जॉ को टाइट लूज करना पड़ता है और फिर आपको सरफेस गेज से आपको सेंटरिंग करना पड़ता है। ये आपको 3 जॉ चक में करना नहीं पड़ता। अब जब भी वर्कपीस को डालें, जब भी डाले क्विक एंड इजियर सेटअप हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी आपका सेल्फ सेंटरिंग हो जाता है। ओके,
ये त्रिज्या चक का एक एडवांटेज है, इसमें सिर्फ हम लोग रेगुलर शेप वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं, और इरेगुलर शेप वर्कपीस होता है या रेगुलर शेप, दोनों शेप का वर्कपीस को पकड़ने के लिए फोर्जा चक यूज होता है। Which alloying element is commonly added to aluminum to increase its strength for structural application? मतलब क्या है, मतलब एल्यूमिनियम का साथ कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाता है ताकि उसका स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मतलब एल्यूमिनियम का साथ हम लोग क्या ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग मिक्स करने के बाद एल्यूमिनियम का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और उसी एल्यूमिनियम को हम लोग स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग कॉपर यूज करते हैं, तांबे यूज करते हैं। ओके, और अगर एल्यूमिनियम का कास्टेबिलिटी प्रॉपर्टी आपको बढ़ाना है, एल्यूमिनियम का ऐसे अगर बोलता है कि व्हिच एलॉइंग एलिमेंट इज कॉमनली एडेड टू एल्यूमिनियम टू इंक्रीज इट्स कास्टेबिलिटी प्रॉपर्टी, कास्टेबिलिटी प्रॉपर्टी अगर बढ़ाना है एल्यूमिनियम का तो कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं, तब राइट आंसर आपका हो जाता सिलिकॉन। ओके, ये चीज आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉक ड्रिल या रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल, यही तो था ना। हाँ, क्या आपको समझ आ गया ना? मतलब ये ट्रेनिंग आपको सिर्फ एक बार नहीं है, शायद 3 महीना बाद आपको एक ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, या मॉक ड्रिल या रेगुलर इमरजेंसी ड्रिल आपको दिया जाता है। ठीक है, आपको जस्ट एक्टिंग करना पड़ता है, सब सिर्फ आपके साथ जो भी एम्प्लॉयज सबको एक साथ एक्ट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन एल्यूमिनियम इज फेवरेबल इन द एरोस्पेस इंडस्ट्री? मतलब एरोस्पेस उद्योग में एल्यूमिनियम को प्राथमिकता दी जाने का मुख्य कारण क्या है? मतलब देखिए, एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब एरोप्लेन बनाने के लिए हम लोग जनरली एल्यूमिनियम को क्यों प्राथमिकता देते हैं, क्यों हम लोग एल्यूमिनियम का यूज करते हैं? हाई डेंसिटी एंड एक्सेलेंट स्ट्रेंथ। देखिए, हाई डेंसिटी इसका होता नहीं है, लो डेंसिटी होता है, 2.7 होता है, और एक्सेलेंट स्ट्रेंथ अगर उसको करना है तो उसके साथ कॉपर आपको मिलाना है। हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड डक्टिलिटी, इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता नहीं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 659 डिग्री सेंटीग्रेड या 660 डिग्री सेंटीग्रेड आप बोल सकते हैं। लो डेंसिटी होता है विथ स्ट्रॉन्ग वेट रेशियो होता है, लो डेंसिटी विथ स्ट्रॉन्ग वेट रेशियो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका लो डेंसिटी होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, व्हेन डीलिंग विथ शार्प एजेस एंड रफ मटेरियल व्हाट टाइप ऑफ ग्लव्स शुड बी ओन? तेज किनारों और रफ सामग्री से हैंडलिंग करते समय किस प्रकार के दस्ताने पहनना चाहिए? कोई भी शार्प एज है वर्कपीस का या रफ मटेरियल है, उसको जब हैंडलिंग करना होता है तो किस टाइप ऑफ ग्लव्स आपको पहनना होता है? 4 ऑप्शन है, प्लास्टिक, रबर, लाइट वेट कॉटन या लेदर और थिक फैब्रिक। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लेदर और थिक फैब्रिक। ओके, लेदर का आपको पहनना चाहिए, थिक फैब्रिक का ग्लव्स आपको पहनना चाहिए। इससे आपका हाथ का कोई भी नुकसान ही नहीं होगा, हाथ में चोट लगने का कोई चांस नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म कोटिंग प्रोसेस इज ए वेपर डिपोजिशन टेक्निक? निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म कोटिंग प्रक्रिया वाष्प जमाव तकनीक है? देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो फिटर का सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पढ़ा, शायद आप लोगों के लिए भी एक अनकॉमन क्वेश्चन है, और इसका आंसर छोड़ के इसका ज्यादा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग। ठीक है, इसमें एक्चुअली आपको बोला है कि कौन सा फिल्म कोटिंग प्रोसेस एक वेपर डिपोजिशन टेक्निक है। मतलब वर्कपीस का ऊपर जब आपको कोटिंग देना पड़ता है तो उसमें किसी ना किसी तो आप फिल्म का पारद का कोटिंग देते हैं। तो ये जो आपका पारद का कोटिंग होता है वो कैसे होता है? वेपर डिपोजिशन टेक्निक, मतलब वेपर डिपोजिट होकर ही ऐसा कोटिंग बनता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है, किस प्रोसेस में होता है? मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये टोटल इस फिटेड सिलेबस का बाहर से क्वेश्चन आया है। देखिए,
122 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड व्हाट इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर ए बर्न दैट इज रेड एंड पेनफुल बट डज नॉट ब्लिस्टर। इसमें बोला है प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में उस जलने के लिए अनुशासित उपचारित क्या है जो लाल और दर्दनाक है लेकिन उसमें छाले नहीं पड़ता है। देखिए बोला है इसके लिए आपको कौन सा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जब आप देखिएगा किसी का हाथ में या पैर में आप लाल हो गया और बहुत दर्द हो रहा है लेकिन उसमें कोई भी छाले नहीं पड़ा है तो आपको फर्स्ट एड में कौन सा ट्रीटमेंट करना है। अप्लाई बटर और ऑयल मतलब मक्खन या तेल लगाना चाहिए, ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। कवर विथ ड्राई ड्रेसिंग्स मतलब सूखी ड्रेसिंग से ढके तो आपको तो नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अप्लाई आइस डायरेक्टली, आपको आइस डायरेक्टली नहीं देना है, आपको करना क्या है इमर्स इन कोल्ड वाटर। अगर आपका हाथ या पैर में लाल हो गया है और दर्द हो रहा है तो हाथ या पैर को या जहां पे भी ऐसा हुआ है वो आपको कोल्ड वाटर में, ठंडे वाटर में आपको डुबा के रखना पड़ेगा। ठीक है, ठंडे वाटर में आपको डुबा के रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 व्हाट इज द स्टैंडर्ड पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल एंड हाउ डज दिस एंगल अफेक्ट ड्रिलिंग। मतलब जनरल पर्पस ड्रिल के लिए पॉइंट एंगल कितना होता है और एक ड्रिलिंग में कैसे प्रभाव फैलता है या ड्रिलिंग को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। इतना देखिए आप इसका आंसर सी लगा सकते हैं। और इससे क्या होता है बैलेंसिंग, कटिंग एंड चिप रिमूवल। तो इससे क्या होता है कटिंग एंगल आपका ठीक रहता है, चिप रिमूवल आपका प्रॉपर होता है। ओके, ये तो सभी स्टूडेंट को करके आना चाहिए। डायरेक्टली आपको नहीं पूछा था पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, आपको थोड़ा घुमा के पूछा है कितना होता है इसका पॉइंट एंगल और कैसे इसका पॉइंट एंगल ड्रिलिंग में प्रभावित करता है। तो आपको क्या बोलना है कि चिप रिमूवल में और कटिंग एंगल को प्रभावित करता है। ओके, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज बिटवीन द पार्ट्स टू बी प्लेटेड दैट इज मेड एज कैथोड एंड एनोड मटेरियल that is either the metal to be plated or an inert electrode in the presence of a conductive electrolyte। इसमें होता क्या है, इसमें देखिए आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में प्लेट किए जाने वाले भागों जिसे कैथोड के रूप में जाना जाता है और एनोड सामग्री के बीच डीसी वोल्टेज का अनुप्रयोग शामिल है। जो या तो प्लेट की जाने वाली धातु होती है या एक चालक इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में एक निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होता है। इसमें होता क्या देखिए, ऐसे आपको एक जाल लेना पड़ता है, इसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ठीक है, इसमें सोचिए कोई भी एक आपका वर्कपीस है, तो इसी को हम लोग करते क्या, इसी को हम लोग कैथोड कहते हैं। ओके, इस पे आपको कोटिंग करना है और जिसका कोटिंग करना है, सोचिए मैं नॉर्मली बोल रहा हूं कि आपको कोटिंग करना है निकेल का। ठीक है, और ये जो निकेल का कोटिंग आपको करना है, मतलब निकेल का कोटिंग इस वर्कपीस का ऊपर करना है, तो ये आपका वर्कपीस हो जाता है कैथोड और ये जो जिसका कोटिंग आपको करना होता है वो आपका एनोड होता है और इसके बीच में आपका रहता है इलेक्ट्रोलाइट रहता है। ठीक है, और हम लोग इसके लिए डीसी वोल्टेज का यूज करते हैं। एनोड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल का साथ जोड़ते हैं और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल का साथ जोड़ते हैं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग या इलेक्ट्रोलेस प्लेटिंग। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम लोग किसी भी मेटल को दूसरा मेटल का कोटिंग चलाते हैं, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और इसके लिए हम लोग डीसी वोल्टेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 which of the following is a key property of the metal produced through the puddling process। देखिए पडलिंग प्रोसेस से जो आपका मेटल उत्पन्न होता है उसका की प्रॉपर्टी, मुख्य प्रॉपर्टी क्या होता है, हाई डक्टिलिटी, हाई ब्रिटलनेस, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई डक्टिलिटी होता है।
हाई डक्टिलिटी होता है। ओके, मतलब उच्च लचीलापन होता है, जिसे हम लोग तार वगैरह बना सकते हैं। और पडलिंग फर्नेस से हम लोग को कौन सा लोहा मिलता है? रॉट आयरन हम लोग को मिलता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। 126 नंबर क्वेश्चन पर लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक कंसिस्ट ऑफ एक्सपोजिंग द कंपोनेंट टू नेसेंट नाइट्रोजन इन ए गैसियस और लिक्विड मीडियम? और कौन सा सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक, जिसे हम लोग सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक बोल रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस हार्डनिंग कहते हैं, सरफेस हार्डनिंग। देखिए, किसी भी आपको एक वर्कपीस दिया गया है, ठीक है, और इसका लॉन्जिविटी अगर बढ़ाना है, और ये अगर माइल्ड स्टील का बना होता है, मतलब ये नरम धातु से बने हैं, इसका आउटर सरफेस भी नरम है, और इसको काफी लंबे टाइम तक अगर आपको यूज करना है तो इसका आउटर सरफेस सब तो नरम है ना, इसको हार्ड बनाना पड़ेगा। हार्ड बनाने के लिए आपका हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इतना कम कार्बन है कि आप हीट ट्रीटमेंट में इसका हार्डनिंग नहीं कर सकते, डायरेक्ट हार्डनिंग नहीं कर सकते। तब आपको क्या करना है? इसका सरफेस को सिर्फ हार्ड करना पड़ेगा, जो इसका आसपास के जो सरफेस है उसको हार्ड करना पड़ेगा। इसे हम लोग सरफेस हार्डनिंग, अदरवाइज आप बोल सकते हैं सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक, मतलब इसे हम लोग सरफेस को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इस टेक्निक से। और इसमें हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? नाइट्रोजन इन गैसियस और लिक्विड मीडियम का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन हम लोग किसमें यूज करते हैं? नाइट्राइडिंग में हम लोग यूज करते हैं। तो नाइट्राइडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेम हार्डनिंग में सब नहीं होता, डायरेक्ट आपका बर्नसन बर्नर रहता है। कार्बोडाइजिंग में सिर्फ हम लोग सरफेस में जब कार्बन ऐड करते हैं हम लोग कार्बोडाइजिंग कहते हैं। और टेम्परिंग में हम लोग क्या करते हैं? आपका डायरेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। जब आपका हार्डनिंग के बाद मेटल ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसका हार्डनेस को कम करने के लिए या उसका ब्रिटलनेस को कम करने के लिए और उसमें टफनेस डालने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो नाइट्रोजन का जब भी बात आता है तो आपको नाइट्रोजन याद रखना है, सॉरी नाइट्राइडिंग याद रखना है। कभी कभी एमोनिया भी बोला जाता है, एमोनिया NH3। तो देखिए एमोनिया में तो आपका एन रहता है, एन मतलब नाइट्रोजन। तो एमोनिया किस सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्निक में होता है, यूज होता है? तो तभी आपको बोलना है नाइट्राइडिंग प्रोसेस में होता है। क्वेश्चन नंबर 127, व्हिच आउटसाइड स्क्रू थ्रेड पैरामीटर कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए स्पेशल माइक्रोमीटर एंड वी शेप्ड एनविल? बोला है एक विशेष माइक्रोमीटर और भी आकार के एनविल का उपयोग करके किस बाहरी स्क्रू थ्रेड पैरामीटर को मापा जा सकता है। देखिए एक स्पेशल माइक्रोमीटर है और उसमें हम लोग वी शेप्ड एनविल यूज किया है। तो स्क्रू थ्रेड को हम लोग किस पैरामीटर को हम लोग मेजर कर सकते हैं? तो इसे हम लोग एक्चुअली कहते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम लोग स्क्रू थ्रेड का इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। ओके, समझ आ गया है? इसका इंटरचेंजेबल एनविल होता है और वी शेप का एनविल इस माइक्रोमीटर में होता है। देखिए, व्हाट टर्म describes the distance between corresponding points on adjacent thread measured parallel to screw axis? इसमें आपको क्या बोला है? देखिए कोई भी अगर स्क्रू थ्रेड आपका होता है, ठीक है, इसी को आप जोड़ दीजिए ना, इसका जो एक्सिस होता है, इसके एक्सिस के पैरेलल जो एक थ्रेड से उसके कोरेस्पोंडिंग थ्रेड के बीच का डिस्टेंस होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। यही आपको पूछा है, ठीक है। कौन सा शब्द आसन थ्रेड्स पर संगत बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्णन करता है, जिसे स्क्रू अक्ष के समांतर मापा जाता है? ठीक है, तो देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिया है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, वेल्डिंग इक्विपमेंट मेंटेनेंस इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। व्हाट आर सम की मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस दैट वेल्डर्स शुड फॉलो टू कीप देयर वेल्डिंग मशीन्स एंड एक्सेसरीज इन ऑप्टिमल कंडीशन? मतलब है सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए वेल्डिंग उपकरण का रखरखाव महत्वपूर्ण है। मतलब वेल्डिंग का मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्डर को अपनी वेल्डिंग मशीन और सहायक उपकरण को ऑप्टिमल कंडीशन देने के लिए, मतलब बेस्ट कंडीशन देने के लिए किन प्रमुख रखरखाव
प्रथाओं का पालन करना चाहिए। मतलब वेल्डिंग मशीन को ठीक रखने के लिए और उसका जो भी अलग इक्विपमेंट है उसको सही कंडीशन में रखने के लिए एक वेल्डर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड क्लीन द वेल्डिंग इक्विपमेंट, चेक फॉर डैमेज केबल एंड इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज। मतलब आपको देख रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है वेल्डिंग करने से पहले, फिर वेल्डिंग इक्विपमेंट को क्लीन करना है, साफ करना है, चेक फॉर डैमेज केबल, केबल आपका डैमेज हो गया कि नहीं वो आपको चेक करना है, इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज और कहां पे आप इसको स्टोर कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। तो एक वेल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एटलीस्ट वेल्डिंग करने से पहले ये सब चीज आपको करना है, बहुत जरूरी। ओके, तो इसका भी आंसर की में बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 130 में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें बोला है ड्यूरिंग द स्क्रैपिंग प्रोसेस व्हाट इज द आइडियल नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पॉइंट पर स्क्वायर इंच फॉर ए प्रॉपरली स्क्रैप्ड बियरिंग सरफेस। जो किसी प्रॉपरली स्क्रैप्ड बियरिंग सरफेस है उसमें मिनिमम कितने नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए एक स्क्वायर इंच में। मतलब एक स्क्वायर इंच में कितने नंबर ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए किसी प्रॉपरली स्क्रैप्ड बियरिंग सरफेस में। तो देखिए निम्मी का हिसाब से अगर देखते हैं तो निम्मी का बुक में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है 5 से 10 कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट्स होना चाहिए। तो अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आप स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर इंच में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको 6.45 से मल्टीपल करना पड़ेगा, मतलब लगभग 6.5 से आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये जो आपका ए आ रहा है ना इसका साथ 6.5 अगर आप मल्टीपल करते हैं तो आपका लगभग आ जाता है 30 से आपका 50 का बीच में आ जाता है। मतलब जो आपका चौथा ऑप्शन है 30 से 40 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसका फोटो है मेरा पास बुक में, निम्मी का बुक में है। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, मैं आप लोग के लिए शेयर कर दूंगा। ओके, निम्मी का बुक में बोला एक स्क्वायर सेंटीमीटर में 5 से 10 पॉइंट होना चाहिए। तो एक स्क्वायर सेंटीमीटर को अगर आप स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 6.45 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 6.45 मतलब 6.5 से अगर आप मल्टीपल करते तो ये आपका क्या आ जाता है, 5 से 10 बोला था, मतलब ये आपका 30 से लगभग आ जाता है 50। तो ये आपका देखिए 30 से 50 का रेंज, मतलब यही आपका सबसे मैक्सिमम ये आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, व्हिच टाइप ऑफ शीट मेटल इज नोन फॉर इट्स लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। तो जब भी आपको पूछा जाता है कि किस प्रकार की शीट मेटल अपने हल्के भार और उच्च शक्ति से भार अनुपात के लिए जाने जाती है, तो देखिए हल्के भार बोला है, हल्के भार लाइट वेट किसका होता है, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम या गैल्वेनाइज्ड स्टील। तो हल्का वेट जब भी बोलते हैं तो एल्यूमिनियम आपको राइट आंसर करना है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को इसीलिए जाना जाता है। तो ये देखिए यही क्वेश्चन 2 से 3 बार आपको इस पेपर में पूछा है, अलग अलग टाइप में आपको पूछा है, सिर्फ सेंटेंस को घुमा फिरा कर आपको पूछा गया है। ओके, इसीलिए थ्योरी क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए बोला फॉर ए डिजाइनर टू सिलेक्ट ए बेल्ट फॉर एन एप्लीकेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बेल्ट इज रिक्वायर्ड। मतलब किसी डिजाइनर को निर्माता के कैटलॉग से किसी अनुप्रयोग हेतु बेल्ट का चयन करने के लिए बेल्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही होना चाहिए। इसमें आपको यही बोला है फॉर ए डिजाइनर टू सिलेक्ट ए बेल्ट फॉर एन एप्लीकेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग, ठीक है। तो बेल्ट के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, पावर टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब कितना पावर ट्रांसमिट होगा, द इनपुट एंड आउटपुट स्पीड, इनपुट और आउटपुट स्पीड कितना है, द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली, पुली का दो पुली के बीच का सेंटर डिस्टेंस कितना है, और द टाइप ऑफ लोड, मतलब किस टाइप ऑफ लोड इसमें आ रहा है। तो एक्चुअली देखिए जब आपको किसी बेल्ट का सिलेक्शन करना है तो तब आपको इन चारों चीज का जरूरत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल आर रिक्वायर्ड,
ठीक है। तो जब बेल्ट का सिलेक्शन करना है तो इन चारों चीज पर आपको ध्यान रखना है। किस टाइप ऑफ लोड है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना, इनपुट आउटपुट स्पीड कितना, पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये सब चीज आपको जानना है। इसलिए ऑल ऑफ द अबव या ऑल आर रिक्वायर्ड जो दिया है ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, which part of a hand reamer is primarily responsible for guiding it through the hole and ensuring proper alignment? रिमर का वो कौन सा पार्ट है जो रिमर को होल में जाने से उसको गाइड करता है और होल के अंदर रिमर को प्रॉपर अलाइनमेंट रखने में मदद करता है? तो रिमर का कौन सा पार्ट होता है? पायलट पार्ट होता है। पायलट का काम ही होता है गाइड करना, ठीक है। तो ये रिमर को पूरा गाइड करता है, होल के साथ रिमर को अलाइनमेंट रखता है। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पार्क गियर दैट डिफरेंसेस देम फ्रॉम अदर गियर? मतलब स्पार्क गियर का ऐसा कौन सा फीचर्स है जो बाकी अन्य गियर से इसे अलग बनाते हैं? तो देखिए, स्पार्क गियर का जो टीथ कटा होता है वो उसके एक्सिस का पैरेलल टीथ कटा होता है। सिर्फ यही जो इसका प्रॉपर्टी है या यही इसका स्पेशलिटी बाकी गियर से इसे भिन्न बनाते हैं। ओके, तो देखिए चार ऑप्शन है। टीथ कट एंड एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपका एक्चुअली हेलिकल गियर के लिए होता है, तो ये आपका स्पार्क गियर के लिए नहीं है। बोला है यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, तो ये आपका नहीं है। स्ट्रेट टीथ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, मतलब उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है टीथ उसी का पैरेलली कटे होते हैं। ओके, और इसमें स्ट्रेट टीथ होता है। यही फीचर स्पार्क गियर को दूसरा गियर से अलग बना देता है। देखिए 135 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, which type of chuck is best suited for holding irregularly shaped workpiece on a lathe as shown in figure? मतलब चित्र में दिखाए अनुसार लेद पर अनियमित आकार की कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार का चक या चक सबसे उपयुक्त है? तो मैं आपको पहले बोला इरेगुलरली शेप्ड वर्कपीस को पकड़ने के लिए फोर्जा चक सबसे सुइटेबल है। ओके, बाकी मैग्नेटिक चक या आपका फेरस मटेरियल का जो पतला स्ट्रिप होता है तो उसको पकड़ने के लिए होता है। मैग्नेटिक का मतलब उसमें फेरस मेटल को पकड़ सकते हैं। थ्रीजा चक जिसे हम लोग यूनिवर्सल चक या सेल्फ सेंटरिंग चक कहते हैं, इसे रेगुलर शेप्ड वर्कपीस को हम लोग पकड़ सकते हैं। और कॉलेज चक में भी हम लोग रेगुलर शेप्ड वर्कपीस को पकड़ सकते हैं। इरेगुलर के लिए आपका शेप हो जाएगा फोर्जा चक, मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136, which of the following metals is used as a sacrificial anode in galvanization of iron? देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन किसे कहते हैं? जब आयरन के ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन कहते हैं। ओके, आयरन का ऊपर वर्कपीस आपका आयरन होगा, कोटिंग आपका जिंक का होगा, तो जो आपका वर्कपीस होता है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, जिसपे एक्चुअली आपको कोटिंग करना है, और जिसका कोटिंग करना है उसे एनोड कहते हैं। तो देखिए गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन में एनोड कौन होता है? तो आपका जिंक राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसे हम लोग पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल का साथ कनेक्ट करते हैं और कैथोड को हम लोग बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 137 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था which of the following is a common voltage level for residential electrical mains? मतलब निम्नलिखित में से आवासीय विद्युत मेन्स के लिए सामान्य वोल्टेज स्तर कौन सा होता है? तो देखिए रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल मेन्स में जो वोल्टेज कॉमन वोल्टेज रेंज होता है वो 220 वोल्टेज होता है, 220 वोल्ट। ओके, और इंडिया में फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है? 50 हर्ट्ज होता है। ये दो चीज आप जान लीजिए। रेसिडेंशियल इलेक्ट्रिकल मेन्स में जनरली वोल्टेज 220 वोल्ट होता है और इंडिया में फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 50 हर्ट्ज। ओके, ये दो चीज आप याद रखिए। आप इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको ये दो चीज याद रखना है। 138 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रमेल इन शीट मेटल वर्क? में आपको पहले बताया था। देखिए ट्रमेल का रॉड किस मेटेरियल से बने होते हैं?
मैं आपको बोला था मेटल का बने होता है। और ट्रेमेल किसके लिए यूज होता है? ट्रेमेल एक्चुअली शीट मेटल के ऊपर जब आपको बड़े डायमीटर का आर्क या सर्कल आपको मार्क करना है तब हम लोग यूज करते हैं ट्रेमेल। इसे हम लोग बीम कॉम्पास भी कहते हैं। तो मार्क लार्ज आर्क एंड सर्कल, मतलब बड़े चाप और वृत्त चिन्हित करने के लिए या अंकित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रेमेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। In welding operation, generators are often used in conjunction with welding equipment। मतलब वेल्डिंग ऑपरेशन में वेल्डिंग इक्विपमेंट के साथ साथ हम लोग कभी कभी जनरेटर का यूज करते हैं। What is the main advantage of using a welding generator instead of a standard power supply, particularly in remote और outdoor setting? देखिए, जब आप किसी बाहर चले जाते हैं या किसी रिमोट जगह में चले गए, मतलब ऐसे आप दूरस्थ जगह में चले गए हैं जहां पर पावर सप्लाई नहीं है, वहां पर जब आप लोग जनरेटर का वेल्डिंग जनरेटर लेके जाते हैं वेल्डिंग करने के लिए, तो किस लिए लेके जाते हैं? वेल्डिंग जनरेटर का क्या सुविधा ही होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इट प्रोवाइड्स ए पोर्टेबल पावर सोर्स दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रिड। देखिए, आप कहीं दूर चले गए हैं, आप वेल्डिंग तो नहीं कर सकते, गैस वेल्डिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको सब कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। आर्क वेल्डिंग करना है, आप नहीं कर सकते क्योंकि उधर कांटा अगर अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको जनरेटर लेके चले जाना है। वेल्डिंग जनरेटर अगर लेके चले जाते हैं तो उधर आराम से जाके आप वेल्डिंग कर सकते हैं। जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। ओके, इसीलिए वेल्डिंग जनरेटर का यूज किया जाता है। एक पोर्टेबल टाइप होता है, जहां पे भी आपको लेके जाना होता है आप लेके जा सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स ए पोर्टेबल पावर सोर्स, पोर्टेबल पावर सोर्स के हिसाब से काम करता है। जहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल नहीं होता वहां पर इसका काम होता है, इससे हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। When measuring an object using a vernier micrometer, the reading on the sleeve is 7.5 mm and the thimble shows 13 division. What is the final measurement? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए। मैं थ्योरी का क्लास जब रिकॉर्ड किया हो ना, माइक्रोमीटर का तो रिकॉर्ड हो गया। माइक्रोमीटर का अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो माइक्रोमीटर चैप्टर को मैं ऐसा कंप्लीट किया हूं। मतलब जितना टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर होता है, बॉल माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, जितना भी टाइप ऑफ माइक्रोमीटर सब मैं सिखाया हूं। इसको रीडिंग लेना नहीं आता उसको भी रीडिंग लेना सीख जाएगा, सब चीज सीख जाएगा। इस तरह से मैं थ्योरी क्लास को कंप्लीट किया हूं। बाकी जो भी पोर्शन मैं रिकॉर्ड करूंगा मार्च तक जो भी होगा, ठीक है, उसके बाद मैं पोस्ट करूंगा। धीरे धीरे आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। 1 साल का मैं वैलिडिटी दूंगा, उसी में टॉपिक्स में ऐड करते जाऊंगा। ओके, यही सबसे अच्छा होगा। तो देखिए, माइक्रोमीटर का रीडिंग निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉलो करना है, माइक्रोमीटर रीडिंग निकालने के लिए आपको बैरल रीडिंग करना है प्लस थिम्बल रीडिंग करना है। बैरल रीडिंग आपको बोला है 7.5 मिलीमीटर और थिम्बल रीडिंग निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, इनटू अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका 13 है, ठीक है, 30 नंबर थिम्बल डिवीजन। तो ये आपका 7.5 मिलीमीटर प्लस आपका 0.13 मिलीमीटर, मतलब 7.63 मिलीमीटर एक्चुअली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, एक्चुअली देखिए इसमें आपको बोला वर्नियर माइक्रोमीटर बोला है, मेट्रिक माइक्रोमीटर बोलता तो उसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर बोला है, इसमें 0.001 एक्चुअली होना चाहिए। उस हिसाब से थिम्बल रीडिंग कितना आता? 0.013 मिलीमीटर आपका आता। इसके साथ अगर आप लोग 7.5 को जोड़ते हैं, 7.5 को जोड़ते हैं तो ये आपका एक्चुअली आता क्या? 7.513 मिलीमीटर ऐसे आता। ऐसा एक्चुअली रीडिंग आना था, लेकिन ऑप्शन में देखो 7.63 है तो 7.63 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया है। वर्नियर माइक्रोमीटर बोला है, वर्नियर माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट आपका 0.001 मिलीमीटर होता है। आप जानते हैं अगर मेट्रिक में हम लोग बात कर रहे हैं, मेट्रिक में क्योंकि इधर मिलीमीटर दिया है, और नॉर्मल माइक्रोमीटर जो आपका होता है ना, नॉर्मल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है 0.01 मिलीमीटर। आप सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं ना? आप अगर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है।
अगर आप इस क्वेश्चन में मार्क्स लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं कि हाँ इसका तो एक्चुअली राइट आंसर होना था 7.513, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट होता है 0.001 मिलीमीटर। भानियर माइक्रोमीटर बोला है ना, आपको तो नॉर्मल माइक्रोमीटर नहीं बोला, मेट्रिक माइक्रोमीटर बोलता तो उसका लिस्ट काउंट यही आपका हो जाता, लेकिन भानियर शब्द जब जुड़ जाता है तो तब आपका ए लिस्ट काउंट हो जाता है। ओके, ये आप ध्यान रखें, इस क्वेश्चन पे भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको मार्क्स मिल रहा है तो ऑब्जेक्शन करने का कोई जरूरत नहीं है, अब बेकार में क्वेश्चन आपका चला जाएगा। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड्स टू हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन ऑफ जर्नल बियरिंग। जर्नल बियरिंग के हाइड्रोस्टैटिक संवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग्स आर आल्सो कॉल्ड सेल्फ एक्टिंग बियरिंग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी देखिए, हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड जर्नल बियरिंग आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड बियरिंग, एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड बियरिंग। इसके बाद जर्नल बियरिंग विथ हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड सिस्टम आर कॉस्टलियर देन द हाइड्रोडायनामिक काउंटरपार्ट्स। इससे कौन महंगा होता है? हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटेड सिस्टम आपका ज्यादा महंगा होता है। ओके, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग डोंट प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रिक्शन, प्राथमिक फ्रिक्शन इसमें आपका होता नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, a gear with a pitch diameter of 150 mm is messing with another gear with a pitch diameter of 300 mm. What is the velocity ratio of the gear system? देखिए, गियर सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको पूछा, मैं आपको पहले बोल दिया वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू आपका होता है n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, n मतलब आपका rpm, t मतलब टीथ, तो n1 d1 इज इक्वल टू n2 d2 भी आप बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी हमको लेना है, तो n1 इसी से अगर हम लोग करते हैं n2 आपका हो जाएगा, इसको अगर आप नीचे लाते हैं तो ये आपका d2 अपन आपका कितना हो जाएगा d1 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको कितना बोला है n1 अपन n2। ठीक है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा d2 आपका कितना दिया 300 दिया है, डायमीटर 300 दिया है और पिच डायमीटर d1 का 150, तो n1 अपन n2 ये आपका कितना आ जाएगा 2:1, ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ए मेटल टू इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड रैपिडली कूलिंग इट इन वाटर, एयर और ऑयल। देखिए, कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग वर्कपीस को उसके क्रिटिकल टेम्परेचर में हीट करते, फिर उसे हम लोग रैपिड कूलिंग कर देते हैं, चाहे हम लोग वाटर, एयर या ऑयल में रैपिड कूलिंग करते हैं। तो रैपिड कूलिंग करने का जो प्रोसीजर होता है उससे हम लोग क्विंचिंग कहते हैं, क्विंचिंग कहते हैं। ओके, इससे हम लोग को हार्डन स्ट्रक्चर मिलता है। ओके, 144 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग द बैक प्लेट ऑफ एन इंडिपेंडेंट फोर्जा चक? एक स्वतंत्र 4 जबड़े वाले चक की पिछली प्लेट के रख रखाव के लिए सामान्य प्रक्रिया क्या है? मैं पहले बोला फोर्जा चक का बैक पोर्शन में बैक प्लेट एलन स्क्रू से लगे होते हैं और इसका मेंटेनिंग करने का क्या कॉमन प्रोसीजर होता है? इसका हम लोग चेक करते हैं करेक्ट अलाइनमेंट इशू फॉर प्रॉपर माउंटेनिंग, ये हम लोग चेक करते हैं, उसका अलाइनमेंट को हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, ये आपको पहले ही सेम क्वेश्चन ऐसे आपको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, हाउ डज द चॉइस बिटवीन ए टिप टूल एंड ए सॉलिड टूल इंपैक्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी? मतलब टिप टूल और सॉलिड टूल के बीच चयन का उत्पादन दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिप टूल्स ऑफर फास्टर एफिशिएंसी ड्यू टू क्विक इंसर्ट रिप्लेसमेंट। टिप टूल त्वरित, क्या बोला है हिंदी में, एक्चुअली टिप टूल में हम लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी उसका टिप को हम लोग बदल के इंसर्ट करके हम लोग अपना ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उसका प्रोडक्शन में भी
सुविधा होता है। यही बोला टिप टूल ऑफर फास्टर एफिशिएंसी, इससे जल्दी जल्दी हम लोग टिप पोर्शन को इंसर्ट कर देते हैं और जल्दी जल्दी इससे हम लोग काटिंग कर सकते हैं। तो ऑफर फास्टर एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी इसका तो बढ़ रहा है ना, क्योंकि जल्दी हम लोग इसका टिप को चेंज कर सकते हैं। और सॉलिड टूल के लिए आपको पूरा टूल को निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा टूल आपको यूज करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ क्या होता है, आपको टिप चेंज करना है तो सिर्फ टिप को आप निकाल के दूसरा टिप को उसमें इंसर्ट कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, which of the following is the primary purpose of the puddling process in metallurgy? मेटलर्जी में पडलिंग प्रोसेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? पडलिंग प्रोसेस। तो देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग रिफाइन कास्ट आयरन बाय रिमूविंग इंप्यूरिटीज। सबसे पहले ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसके बाद क्यूफोला फर्नेस होता है, उसके बाद पडलिंग फर्नेस होता है। तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस से पीग आयरन मिलता है, पीग आयरन का हम लोग क्यूफोला फर्नेस में लेके जाते हैं, हम लोग कास्ट आयरन बनाते हैं। कास्ट आयरन को हम लोग फिर पडलिंग फर्नेस में लेके आते हैं, फिर हम लोग उसे रॉट आयरन बनाते हैं। इससे हम लोग शुद्ध आयरन बनाते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन बनाते हैं। यही बोला है कि रिफाइन कास्ट आयरन बाय रिमूविंग इंप्यूरिटीज। तो पडलिंग प्रोसेस में होता क्या है, इसे हम लोग कास्ट आयरन के अंदर से जो भी इंप्यूरिटीज है उसे निकाल के हम लोग रिफाइन करके रॉट आयरन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, which of the following is a desirable property of a belt material used in belt drive? बेल्ट ड्राइव में प्रयुक्त बेल्ट पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय गुणधर्म है? तो देखिए बेल्ट ड्राइव में बेल्ट मटेरियल का वांछित गुणधर्म क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? तो उसमें देखो बेल्ट में खिंचाव लगते हैं, मतलब उसमें टेंशन लगता है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेल्ट मटेरियल शुड हैव ए हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसमें खिंचाव लगते हैं ना, तो खिंचाव के कारण उसका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, which method is commonly used to obtain mechanical advantage when using washer in mechanical assembly? देखिए जब मैकेनिकल असेंबली में आप वॉशर यूज करते हैं और उससे अगर आपको मैकेनिकल एडवांटेज लेना है तो आपको क्या करना है, आपको करना है एम्प्लॉय लार्जर डायमीटर वॉशर, बड़े डायमीटर वॉशर आपको लेना पड़ेगा। जितने बड़ा डायमीटर का आप वॉशर लेंगे उतने ही ज्यादा एरिया में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो जब आपको किसी भी मैकेनिकल असेंबली में वॉशर का मैकेनिकल एडवांटेज लेना पड़ेगा तो बड़े डायमीटर को वॉशर आपको यूज करना है, ताकि उसके ऊपर जो भी लोड आएगा वो उसके बड़े जगह में, बड़े क्षेत्र में लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, वितरित कर सकते हैं। ओके, 149 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ए पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व इन ए हाइड्रोलिक सर्किट? हाइड्रोलिक सर्किट में पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व का क्या रोल होता है, क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट बैकफ्लो अंटिल द प्रेशर इज अप्लाइड, मतलब दबाव लागू होने तक बैकफ्लो को रोक सकते हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोलिक सर्किट में पायलट ऑपरेटेड चेक वाल्व क्या करते हैं, दबाव लागू होने तक बैकफ्लो को रोकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर दिया है। जब मैं हाइड्रोलिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आपको समझ आएगा, हाइड्रोलिक ऐसे नॉर्मली बताने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 और एनएफएल का फिटर पेपर का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्राउंड फॉल्स इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम? देखिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम का ग्राउंड फॉल के अगेंस्ट या ग्राउंड फॉल को रोकने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज होता है? राइट आंसर हो जाएगा GFCI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो भी ग्राउंड फॉल्ट होता है, जो भी ग्राउंड त्रुटि होता है उसे वो रोकता है, ठीक है। तो आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये जो आपका क्वेश्चन है पूरा सिलेबस का बाहर है, मतलब ये एक्चुअली हम लोग का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर भी देखो इस क्वेश्चन को इसमें दिया। ऐसा मैं आपको बोला 4 से 5 क्वेश्चन जो है फिटर ट्रेड के साथ रिलेटेड नहीं है, फिर भी आपको इस पेपर में पूछा गया है। पता नहीं, ये तो गलत किया है, क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन टोटल आप हार्ड किए, ठीक है। उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अलग ट्रेड से पूछने का क्या था, हार्ड बना दीजिए, ठीक है। फिटर ट्रेड से आप पूछिए, एकदम टॉपिक को टोटली अलग कर दिया है,
ऐसा तो नहीं है मैकेनिकल सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपका स्पेसिफिक ट्रेड है। डिप्लोमा तो आप डिप्लोमा स्टूडेंट आप लोग नहीं है, फिटर ट्रेड है, फिटर से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए पूरा। अगर डिप्लोमा से क्वेश्चन पूछ लेगा तो अलग बात हो जाता है, आईटीआई में अलग अलग ट्रेड होता है। तो यही 5 क्वेश्चन अगर आपको हार्ड ही पूछता या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता तो अलग होता है। ये 5 क्वेश्चन एकदम पूरा आउट ऑफ सिलेबस पूछा है, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 85 क्वेश्चन ऐसा है, 85 ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका थ्योरी क्लियर है, आराम से मैं गारंटी देकर आपको बता सकता हूँ कर सकते हो। 15 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा अपना दिमाग को चलाइए, दिमाग चलाने के बाद आपको एटलीस्ट 15 में 5 गो ठीक होना चाहिए, 15 में से 5 गो अगर ठीक हो जाए अच्छा खासा मार्क्स आपको टेक्निकल में आ जाना चाहिए, ठीक है। और कट ऑफ के लेके काफी सारा स्टूडेंट का क्वेरीज है कितना जाएगा, देखो कट ऑफ एनालिसिस करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि अलग अलग इसका जोन से रिक्रूटमेंट आया है, यूनिट से रिक्रूटमेंट आया है, देखना पड़ेगा किसमें कितना वैकेंसी है, कितना स्टूडेंट को बुलाएगा, उस हिसाब से मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगा और उसका अलग वीडियो आएगा, वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे ही जो भी टर्नर मैशिनिस्ट का स्टूडेंट है आप लोगों के लिए जो भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होगा मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, एटलीस्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।